अच्छा, इसे देखिएगा, कैश फ्लोज पे थोड़ी सी और बात करनी, समझते हैं क्या? देर आर टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लोज की कितनी टाइप्स है? तो एक को कहते हैं रियल कैश, रियल कैश फ्लोज, नॉमिनल कैश फ्लोज। नॉमिनल को मनी और मॉनेटरी कैश फ्लो भी कहते हैं। जब हम कैश फ्लोज की बात करते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। हमारे पास रियल कैश फ्लोज है, नॉमिनल मनी या मॉनेटरी कैश फ्लोज। रियल कैश फ्लोज का मतलब होता है विदाउट इन्फ्लेशन। नॉमिनल मीन्स विद इन्फ्लेशन। बेटा रियल का मतलब है विदाउट इन्फ्लेशन, नॉमिनल का मतलब। अच्छा भाई, अगर आपके कैश फ्लोज रियल है तो लॉजिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रियल होना चाहिए। अगर कैश फ्लोज रियल है, अगर हमारे कैश फ्लोज रियल है, रियल मीन्स विदाउट इन्फ्लेशन, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होना चाहिए? रियल, विदाउट इन्फ्लेशन। कैश फ्लोज अगर नॉमिनल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर कैश फ्लोज विदाउट इन्फ्लेशन है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी विदाउट इन्फ्लेशन वाला होना चाहिए। अगर कैश फ्लोज नॉमिनल है, मीन्स विद इन्फ्लेशन, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होना चाहिए? नॉमिनल होना चाहिए, विद इन्फ्लेशन होना चाहिए। अब सीखना ये, रियल कैश फ्लोज को नॉमिनल में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? या रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल में, नॉमिनल को रियल में, मतलब कन्वर्जन होती कैसे, देखते हैं। रियल कैश फ्लोज को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं टू नॉमिनल कैश। अगर एग्जामिनर आपको रियल कैश फ्लोज दे रहा हो, कह रहा है इसमें इन्फ्लेशन को ऐड कर दो, जब हम रियल कैश फ्लोज के अंदर इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? नॉमिनल बन जाएगा। और रियल में इन्फ्लेशन को लेकर आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? नॉमिनल। ओके, देखते हैं। इन्फ्लेशन पर एनम, रियल प्राइस 100 100 100 बोले। हाँ, इन्फ्लेशन 10% पर एनम। इन्फ्लेशन 10% पर एनम। प्लीज इसे देख लें।
लेट से आपको रियल प्राइसेस दी जा रही है, रियल मीन्स विदाउट इन्फ्लेशन, हमें उसमें इन्फ्लेशन को ऐड करना है तो क्या बन जाएगा, नॉमिनल। जल्दी से बता देंगे क्या क्या आंसर आ रहा है। जी बेटा, जल्दी से बताएं। कौन सा बोल यार, बॉक्स में यार मैं 2.5 कोई फायदा वो। अब सही, चेक कर लें। यहाँ तो रेल लिखा हुआ है। हाँ, इस तरह से वही पता चलेगा। इसको तो पहले करना, क्या क्या आंसर आ रहा है। जी बेटा, सबने नॉमिनल प्राइस में कन्वर्ट कर लिया इसको। क्या आंसर आ रहा है, 110। और सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में 121। थर्ड ईयर, मिला। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 110 को अगर आप 1.1 से मल्टीप्लाई करते तो 121 आ जाता। आप 121 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 133.1 आ जाएगा। जी मेरा ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए, काफ़ी आसान सी बात है। चेक कर लें। चेक कर लें। ये हो गया, आगे चल रहे हैं। बेटा इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट कैसे करना है ये सीख रहे हैं, इसमें सवाल क्या, आपने अभी ज्वाइन किया, ये भी तो बताएं बेटा। जी बेटा, तो अभी हम सीख रहे हैं कि किस तरह से रियल कैश फ्लोज को यहाँ से स्टार्ट किया था। दो तरह के कैश फ्लोज होते हैं, रियल नॉमिनल। रियल मीन्स विदाउट इन्फ्लेशन। अगर आपके कैश फ्लोज रियल है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रियल होना चाहिए। अगर आपके कैश फ्लोज नॉमिनल है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नॉमिनल होना चाहिए। नॉमिनल मीन्स विद इन्फ्लेशन। फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया कि रियल कैश फ्लोज को नॉमिनल कैसे बनाएं। अभी सेकंड क्वेश्चन चल रहा है। बताएं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से। कंप्लीट कर लें, बाकी बच्चे भी। फिर देखते हैं सबके आंसर्स क्या आ रहे हैं। क्या पिकनिक का क्या डिसाइड हुआ, कुछ डिसाइड हुआ वेन्यू। नहीं, वो तो पुराना वाला लगाया था, या अनाउंस कर दिया।
तो डेट क्या रखी? 7 अक्टूबर नहीं थी? अच्छा। अरे अच्छा। अच्छा, ये देखते हैं क्या आंसर सारे यहाँ पे आपने लिया होगा 1.12। कितना है? अब इस सवाल में ना डायरेक्टली आंसर नहीं आ सकते, हर दफा आपको इन्फ्लेशन या इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जी, अब बताएं। 120 पॉइंट। ये बात क्लियर हुई है, डायरेक्टली आंसर नहीं आ सकता। अगर आप 156.8 को 1.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 181.88 नहीं, कुछ और आएगा। पहले डायरेक्टली आ रहा था क्योंकि पहले हर साल वैल्यू सेम थी, अब हर साल वैल्यू डिफरेंट। जी, लास्ट में क्या आ रहा है? 2। देख लेंगे। हर एक का अलग अलग गिवन होता है। सेलिंग प्राइस अलग होता है, वेरिएबल अलग, फिक्स अलग, सबका अलग अलग गिवन होगा। इससे अटेम्प्ट करें, मुझे जल्दी से बताएं क्या।
जी बेटा आप जी बेटा आंसर आ गया, चेक कर लेते हैं वही क्या। इससे आपने मल्टीप्लाई किया 1.18 से, कितना आया? दूसरा क्या है? जी बेटा यही के, पहले 18 फिर 20, कितना है? 316 मैंने पूछा, आप लोगों ने कहा हाँ यही के। हाँ, कितना आ रहा है ये बता दें। 311 पॉइंट, थर्ड ईयर बताएंगे आप। 280, चलिए देख लेते। पहले वाला कितना, ये सेकंड वाला 311 पॉइंट। इसमें अगर आप देखें, आप 235 को पहले 1.18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 1.2 से, फिर 1.17 से, कितना आ रहा है? 318 है ना, टू बोल लो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। 389 पॉइंट। जी लास्ट का आंसर 440। अब इसमें एक चीज देख लें, यहाँ पे पावर क्यों नहीं आ सकती, पहले पावर क्यों आ रही थी, तो इसकी रीजन देख लें। इसमें देखिए इन्फ्लेशन सेम है, यहाँ भी इन्फ्लेशन। हम मैथ्स में एक चीज पढ़ते हैं, अगर बेसिस कॉमन हो पावर ऐड हो जाती है। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की पावर 3 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स वाई आएगा ना, पावर थोड़ी आएगी। आइडिया हो रहा है? तो तीसरे वाले में एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। जी आइडिया हो रहा है, थर्ड वाले में पावर्स क्यों नहीं आ रही और पहले वाले में पावर क्यों आ रही। डन। अब यहाँ देखिएगा, बेटा अब ये सीखना है कि रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल में और या फिर नॉमिनल को रियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्लीज देखिएगा, बाय यूजिंग फिशर इफेक्ट। बेटा फिशर इफेक्ट को लेते हुए हम रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल में या नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय यूजिंग फिशर इफेक्ट हम रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल में या नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन। फॉर्मूला देख लें फिशर इफेक्ट का, 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट
इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। अगर आप देखें नॉमिनल का मतलब होता है विद इन्फ्लेशन, रियल का मतलब होता है विदाउट इन्फ्लेशन। आप चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला बड़ा लॉजिकल है। 1 प्लस नॉमिनल रेट बराबर है 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। हम रियल रेट के अंदर इन्फ्लेशन को ऐड कर रहे हैं। जब हम रियल में इन्फ्लेशन को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, नॉमिनल। रियल में इन्फ्लेशन ऐड हो रहा है। यहाँ पर एक और चीज समझनी है, यहाँ जो इन्फ्लेशन रेट आता है वो जनरल इन्फ्लेशन आता है। यहाँ इन्फ्लेशन कौन सा आता है, फिशर इफेक्ट में जो इन्फ्लेशन इस्तेमाल होता है जर्नल इन्फ्लेशन इस्तेमाल होता है। क्या मतलब समझना, एक होता है बेटा स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। स्पेसिफिक यहाँ नहीं आएगा। स्पेसिफिक का क्या मतलब है, अगर आपसे कहा जाए सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट मान लो 8% से बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट 5% से बढ़ेगी, ये सारे स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। सेलिंग प्राइस का इन्फ्लेशन अलग है, वेरिएबल का अलग गिवन है क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट का अलग इन्फ्लेशन रेट गिवन है। ये सब क्या थे, स्पेसिफिक। यहाँ स्पेसिफिक नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, जर्नल इन्फ्लेशन। तो प्लीज सुन लें, प्रेशर इफेक्ट में हमने यूटिलाइज करना है जर्नल इन्फ्लेशन। अब मिसाल के तौर पे एग्जामिनर ने आपको नॉमिनल कैश फ्लोज दे दी, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया रियल। तो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉमिनल कैश फ्लोज के लिए नॉमिनल रेट होना चाहिए। अब कैश फ्लोज नॉमिनल है तो रेट भी होना चाहिए नॉमिनल। एक छोटा सा डेटा लिखिए। बेटा रियल रेट दे रहा है 10%, इन्फ्लेशन है 4%। नॉमिनल रेट बताना है, बताएं जल्दी से क्या आ रहा है। व्हाट इज द नॉमिनल रेट। 14.4 आ रहा है। फॉर्मूला,
बेटा नॉमिनल रेट 12% है, इन्फ्लेशन 4, रियल रेट बताना, बताएं रियल कितना। ऐसा कुछ 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1। जी कितना है इन्फ्लेशन रेट? 7.6169 और 7.7 कह सकते हैं। ये 1 प्लस इन्फ्लेशन। आगे बेटा रियल रेट 7.7। अब बेटा एक चीज समझनी है, ये जरा काम का पॉइंट इसको देखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। कैश फ्लो मान लो 100 एंड 200। लेट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। पहले साल में आएगा 0.909, 0.826। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 90.9। 200 को 0.826 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है? 165 ठीक है। सीखना है क्या पहले ये देख लो। हमने कैश फ्लो सीखे। अज्यूम कर लेते हैं इन्फ्लेशन 5% पर एनम और ये प्राइसेस रियल है। ये रियल कैश फ्लो से आपका नॉमिनल कैश फ्लो आ जाएगा। जी कितना हो जाएगा? 105। दूसरा बताएं क्या होगा? 200 को 1.05 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज अच्छे से। यहाँ देखिए कैश फ्लो 100 है,
200 डिस्काउंटेड कितना है? हमने डिस्काउंटिंग कर ली, वही कैश फ्लो, इसलिए मैंने कहा ये एक्चुअली कैश फ्लोज क्या है, रियल। तो इसका मतलब है यहाँ जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल हुआ वो भी क्या था, रियल। हमने कहा था ना रियल के लिए रियल, उसी 100 को उठाया भाई, उसी 200 को उठाया। अगर आपने कैश फ्लोज को नॉमिनल बना दिया तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी रियल से क्या बनाना पड़ेगा, नॉमिनल। ये बात क्लियर होगी। आपके कैश फ्लोज रियल है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रियल, आपके कैश फ्लोज नॉमिनल है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नॉमिनल। अब सिर्फ देखिएगा, 5% के अलावा, इस इन्फ्लेशन रेट के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाय यूजिंग फिशर इफेक्ट हम 10% को बड़े आराम से नॉमिनल रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं 10% को लूँ, इन्फ्लेशन 5% लूँ, तो नॉमिनल रेट चेक कर लें, 15.5% आएगा। क्योंकि आप नॉमिनल रेट कैसे निकालेंगे, 1.1 को 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, तो ये 15.5% आता है। अब यहाँ देखें, बड़ा नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15.5%। यहाँ ये पहले साल की डिस्काउंटिंग के लिए पावर -1, मल्टीप्लाई करें, 90.9, चले दूसरा बताएं कितना, 165 पॉइंट। प्लीज यहाँ भी देख लें। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत काम है जी। सेम प्रेजेंट वैल्यू सारी है, यस या नो ये बता दें। कौन सा वाला बेटा? बेटा 220.5 को 1.055 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करें। हाँ 1 यहाँ गलती, 1.155, अब सही हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15.5% हो गई। अब एक चीज सीख ले, प्रेजेंट वैल्यू सेम आ रही है। हमने पहले रेल की डिस्काउंटिंग की, रेल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, नॉमिनल की नॉमिनल पे, प्रेजेंट वैल्यू सेम आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर सिंगल इन्फ्लेशन रेट हो क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप रियल टर्म्स में काम करें या नॉमिनल में काम करें। कंडीशन क्या है, अगर सिंगल इन्फ्लेशन रेट है सिर्फ एक, तो आपके जो प्रेजेंट वैल्यूज होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी, चाहे आप रियल टर्म्स में काम करें या नॉमिनल में काम करें। ये बात क्लियर है, लेकिन कंडीशन क्या है उसके लिए, सिंगल इन्फ्लेशन। सिंगल इन्फ्लेशन रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता आप रियल टर्म्स में काम करें या नॉमिनल। लेकिन यहां पर एक चीज सुन लें, काम आएगा। क्वेश्चन में एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हो, एक से नॉमिनल टर्म्स में काम करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या नहीं होगी, कंपैरेबल ही नहीं होगी। रिपीट है, अगर एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हो तो फिर नॉमिनल टर्म्स में काम करना लाजमी है। अब सुनिएगा, आपके पास एक एनपीपी का क्वेश्चन आता है मिसाल के तौर पर, जो किसी ने पहले से सॉल्व किया हुआ है, और वो जूनियर अकाउंटेंट ये कहता है जी मैंने एनपीपी निकाल लिए। वो कहता है मैंने सारे इन्फ्लेशन रेट इग्नोर कर दिए थे बाय सेइंग दिस, जब मैं सारे इन्फ्लेशन रेट इग्नोर कर रहा हूँ तो मेरे कैश फ्लो रियल है, और मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रियल इस्तेमाल किया है। ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है। ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ उस वक्त एक्सेप्टेबल होगा जब सिंगल इन्फ्लेशन रेट हो। एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होंगे तो आपको हर हाल में किस में काम करना है, नॉमिनल टर्म्स में काम।
बेटा अब एक और पॉइंट पे चलते हैं, अगर ये कॉपी हो चुका है प्लीज सुनिएगा। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्टमेंट होती है तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नॉन करंट में नहीं होती, आपको वर्किंग कैपिटल में भी पैसा लगाना पड़ता है। रिपीट, जब हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो सिर्फ हमने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में पैसा नहीं लगाना, वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट होगी। वर्किंग कैपिटल का बहुत आसान सा मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब वर्किंग कैपिटल का सबसे आसान एक ही मतलब है भाई, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप एक फिक्स एसेट में पैसा, अगर आप वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर दो चार दोस्त मिलके कोई रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, मान लो रेस्टोरेंट की बिल्डिंग बना ली, कर लिया सब कुछ, तो भाई बिल्डिंग तो बन गई, वर्किंग कैपिटल तो लेकर आओ। आपको कुछ ना कुछ उसमें एक अच्छा खासा कैश रखना पड़ेगा ताकि यार अगले एटलीस्ट एक साल तक टेंशन ना हो। इतना जुल्म थोड़ी है, अब रेस्टोरेंट खोलेंगे पहले दिन ही मारा मारी शुरू हो जाएगी, वेटिंग लिस्टें लगी होंगी, लोग पागल हो रहे होंगे, दो चार एक दूसरे को मार रहे होंगे, यार मुझे तो खाना ही नहीं मिल रहा। आप उनको फिर समझाओगे भाई ये फ्री में थोड़ी दे रहे हम लोग, क्या जेडी किसी ने गलती से जेडीसी का बोर्ड लगा दिया था रश की वजह पता लग गई कि रश क्यों लगाओ, आने बोर्ड हटाओ यार। तो वर्किंग कैपिटल में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब लेकिन सुनना, नॉर्मली नॉर्मली हम ये अज्यूम करते हैं कि वर्किंग कैपिटल कैन नेवर बी कंज्यूम। अजम्पशन क्या होती है नॉर्मली है, वर्किंग कैपिटल कैन नेवर बी। इसका मतलब ये होता है आपने वर्किंग कैपिटल में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है ना, प्रोजेक्ट के एंड पे रिकवर हो जाएगी। ये एक नॉर्मल अजम्पशन। इट इज अज्यूम दैट बड़ा हमारी अजम्पशन है कि जो हम वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं वो क्या नहीं होगा, कंज्यूम नहीं होगा। यानी कि जितना पैसा वर्किंग कैपिटल में लगा रहे हैं सारे का सारा एंड में क्या हो जाएगा, रिकवर्ड। जितना पैसा हम वर्किंग कैपिटल में लगा रहे हैं वो सारे का सारा एंड में रिकवर हो जाएगा। और वर्किंग कैपिटल का मतलब मैंने बताया था, करंट एसेट माइनस। अब जरा देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ 4 इयर्स, हमने लिखा वर्किंग कैपिटल एंड रिकवरी। मान लो वर्किंग कैपिटल में 100 की इन्वेस्टमेंट है, प्लीज पहले इसे देखें। अगर ऐसा कुछ है ना, टाइम जीरो में 100 की इन्वेस्टमेंट है, बीच में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, एंड में रिकवरी आ रही है, इसका मतलब है आप एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है। पूरे प्रोजेक्ट में अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कांस्टेंट होगी तो इनिशियली जो लगेगा वही एंड में क्या हो जाएगा, रिकवर्ड। लेकिन कंडीशन क्या है इस सिनेरियो में जो आपके सामने है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, कांस्टेंट। तो अगर रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है तो ऐसा होगा। लेकिन क्या हम कह सकते हैं नॉर्मली रिक्वायरमेंट कांस्टेंट थोड़ी होगी, रिक्वायरमेंट बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। देखिएगा,
अभी सेकंड एग्जाम्पल को अच्छे से समझना, प्लीज सुनिएगा, वर्डिंग सुन लें। एग्जामिनर कह रहा है जी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है एट द स्टार्ट ऑफ T1 हमें 1000 चाहिए। कब चाहिए? स्टार्ट ऑफ। फिर वो कहता है स्टार्ट ऑफ T2 में 1200 चाहिए, स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर में 1500, स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर में 2200। अब पहले तो एक चीज सीख लो, एनपीवी के क्वेश्चन में ना, या एनपीवी की बात कर ले, एनपीवी की बहुत सी लिमिटेशंस में से एक लिमिटेशन है, एनपीवी के अंदर ड्यूरिंग द ईयर के कैश फ्लोज को हम कंसीडर कर ही नहीं सकते। अगर आप देखें, आप जब डिस्काउंटिंग करते हो तो ये जो डिस्काउंट फैक्टर है तो एग्जैक्टली एक साल के बाद का 0.826 एग्जैक्टली सेकेंड ईयर के एंड का। हालांकि खुद सोचें, जब हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे, सारी की सारी सेल लास्ट लास्ट डे ऑफ द ईयर थोड़ी होगी, कॉस्ट भी आखिरी दिन नहीं लगेगी, थ्रू आउट द ईयर सेल हो रही होगी, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स और बात के लिए भी। लेकिन एनपीवी की लिमिटेशन, वो कहता है सब कुछ कब हो रहा है? ईयर एंड पे, अदरवाइज आप डिस्काउंटिंग कैसे करोगे? अब एग्जामिनर कह रहे हैं भाई स्टार्ट ऑफ T1 में 1000 लगेगा। मसला है कि भाई एक ही ईयर के अंदर हम जनवरी और दिसंबर नहीं दिखा सकते, ये एनपीवी में मसला है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वो कह रहा है स्टार्ट ऑफ T1 में 1000 चाहिए। जो स्टार्ट ऑफ T1 में 1000 चाहिए ना, उसको हम T0 में शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे? नहीं बेटा, चाय नहीं चाहिए, उसको हम कहाँ शो करेंगे? T0 में। स्टार्ट ऑफ T2 उसको हम कहाँ शो करेंगे? एंड ऑफ T1 में। आप सुनिएगा बेटा, 1200 चाहिए, हम ऑलरेडी 1000 इन्वेस्ट कर चुके, 1200 चाहिए, ऑलरेडी कितना लगा चुके? इंक्रीमेंटल कितना आएगा? मतलब बार बार इन्वेस्टमेंट थोड़ी होगी, 1000 यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, वहां से 1200 पे जा रहे हो, इंक्रीमेंटल या एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? अब 1200 से 1500 पे जा रहे हैं, 700, और लास्ट में क्या होगा? वर्किंग कैपिटल कैन नेवर बी कंज्यूम, तो लास्ट में जितना भी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट हुआ है रिकवर हो जाएगा। फाइनल आंसर आपको अगर इसको नेट ऑफ करेंगे तो जीरो आ रहा हो, क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या है? वर्किंग कैपिटल विल नेवर बी कंज्यूम। यहाँ तक है तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो बात थोड़ी और क्लियर होगी इंशाल्लाह। जी बेटा। एक्चुअली होगा क्या, मैं आपसे कह रहा हूँ कि T2 के स्टार्ट में, यानी कि 1 जनवरी ऑफ द सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट करना। अब मसला है कि जो चीज 1 जनवरी ऑफ द सेकेंड ईयर आप कह रहे हैं, आपने उसको क्या किया? 31 दिसंबर ऑफ द लास्ट ईयर बता दिया, डिस्काउंटिंग आसान हो जाएगी। क्लियर? इन टर्म्स ऑफ टाइम वैल्यू मनी कोई फर्क है नहीं। जी यहाँ तक आ चुके हैं, इसमें चेंज करवाना है कुछ। ये कॉपी हो गया। अब इसमें देखिए चेंजेस क्या हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए तो हर दफा रिक्वायरमेंट बढ़ी है, जरूरी नहीं है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा बढ़े। रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? कम भी तो हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर साल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट कम भी हो सकती है। अब देखिए, अब हम 1200 से 1100 पे जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ नहीं रही बल्कि +100। हम 1200 से किस पे जा रहे हैं? तो रिक्वायरमेंट बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। अगर रिक्वायरमेंट कम होगी तो भाई पॉजिटिव, बात क्लियर है? सेम रहेगा, 2200 रहेगा, चेक करो। क्योंकि यहां से जब हम यहाँ पे जाएंगे तो क्या आएगा? 1100 नेगेटिव आएगा, चेक करो। लास्ट में दोबारा 2200 आ रहा हो।
मिला। फाइनल आंसर जो होगा ना वर्किंग कैपिटल एंड रिकवरी का 0 होगा। अब मैं 1100 से 2200 पे जाऊंगा तो अब 1100 आ जाएगा 7 की जगह। जी चेंज का आइडिया हुआ, क्या चेंज आ रहा है? एग्जाम्पल बेटा चेंज हो चुकी है, चेक कर लो। अच्छा बेटा इसको जरा सुन ले यार, वर्किंग कैपिटल पे अगर आप 2 मिनट सुन ले तो अच्छा लगेगा, ना सुने तो भी चल जाएगा। ऐसे में काफी पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने भी इसी तरह से पढ़ा था। हमारे टीचर को अल्लाह खुश रखे, उन्होंने 2 दफा कहा था, मतलब वर्किंग कैपिटल कैन नेवर बी कंज्यूम। फिर उन्होंने कहा वर्किंग कैपिटल कैन नेवर बी, तीसरी दफा फिर हमने भी कहा सर वर्किंग कैपिटल कैन नेवर बी कंज्यूम, खत्म। लेकिन फिर हमने कहा नहीं यार, कुछ ऐसा भी दो कि बच्चे को दिखाई दे कि हाँ यार कंज्यूम नहीं हो रहा। तो प्लीज सुनिए, नॉर्मली हम यहाँ पर नॉर्मली वर्किंग कैपिटल का समझे मतलब लेते हैं स्टॉक का, इन्वेंट्री का, नॉर्मली एनपीवी में। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आपको उस एग्जाम्पल को सुनने के बाद लगे हाँ यार ऐसा होता है कि जितना वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया वो सारा रिकवर हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हैं, आपको कोई आपका काफी अरसे के बाद एक दोस्त मिला, मिल गया दोस्त। पहले सवाल ले लेते हैं बच्चे का। इससे ऊपर वाली टाइमलाइन में क्या बताया था वो तो मिटा भी दिया बेटा। प्लीज सुन लें, आपको आपका कोई पुराना दोस्त मिला। 2 तरह के लोग होते हैं जो आपकी जान नहीं छोड़ते। एक, जिनके अगर आप मैट्रिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वो जिनके साथ आप मैट्रिक करते हैं। अगर आप ओए लेवल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वो जिनके साथ आप ओए लेवल करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना ब्रेन ही इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं यार बस जो तुम कर रहे हो मैंने वही करना है। यार दोस्त बोलते हैं भाई हो सकता है आपको ये चीज सूट ना करे, बोला यार बोला तूने सोच लिया, बोला हाँ, बोला बहुत बस, बोला अभी एक बंदा सोच रहा सारे थोड़ी सोचेंगे। तो कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं, वो दूसरे दोस्तों पे इतना यकीन करते हैं, बोला यार ये कर रहे हैं ना तो कुछ सही होगा। ठीक है भाई, तो मान लो आपके कहने पे भी कोई आपका दोस्त सीए में आ गया था, लेकिन बहुत जल्दी भाग गया। उसको आइडिया हो गया मैं गलत जगह। खैर वो काफी अरसे के बाद आपको मिला और उसने कहा यार तुम्हारी जरूरत पड़ गई। बोला क्यों, भाग गए थे तुम यार? बोला यार तो पुरानी बात है। बोला फिर आई लैंडेड इन इकरा, एमबीए कर लिया मैंने वहां से, क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं चले जाते हैं जब कुछ ना हो। बोला वहां तो जाए, किसी ने तो दरवाजे खोले हुए कम से कम, आओ तुम्हें एमबीए बना दें। खैर आपके दोस्त ने कहा यार मुझे लिवाइस की फ्रेंचाइज लेनी है। तो आपने ले लें लिवाइस की फ्रेंचाइज, बोला वो तो सही है। उसने कहा लेकिन लिवाइस वालों के जब जब साथ मेरी मीटिंग होगी मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलो। आपने चले जाते हैं। आपने आपने तो एमबीए किया, आपको आता क्या? बोला इसीलिए तो आपको कह रहे हैं भाई आप चलो हमारे साथ। आप चले गए। अच्छा लिवाइस वाले कोई ज्यादा लिफ्ट नहीं करा, आप फ्रेंचाइज लेने जाए ऐसा नहीं है। आप जाएंगे वो आपको हार पहना रहे होंगे, ये चल रहे भाई मिठाई मिठाई हो, जीरो लिफ्ट। सबसे पहले तो वो लोग, एक बंदा रखा हुआ है इसी काम के लिए, वो सबसे पहले करता है डिस्करेज। कहता है यार कहाँ आ गए हो भाई, ये कहाँ फ्रेंचाइज चलाओगे आप यार? बहुत डराने वाली बातें चल रही होती कि रिटेल इज डिटेल, बहुत मेहनत है फलाने हो। खैर जो आता है फ्रेंचाइज लेने माइंड बनाया क्या आता है। खैर आपके दोस्त ने कहा भाई हमें चाहिए। तो आपने पूछा भाई बताए कितनी इन्वेस्टमेंट है क्या है। लेट्स से लिवाइस ने कहा जी अगर आपको चाहिए तो आपको
मान लो ₹6 मिलियन देने पड़ेंगे हमें, फ्रेंचाइज स्टार्ट होगी ₹6 मिलियन। ठीक है, अब सुनना, आपके दोस्त ने आपकी तरफ देखा, आपने उसकी तरफ देखा, देखा यार कोई सवाल तो पूछो इससे। हाँ, आपने कहा मैं ही पूछूंगा, तुमने तो एमबीए किया, तुम्हें क्या आता, वो भी इकरा से। चलो, हालांकि नंबर बने, ऐसी बात, कोई क्राइटेरिया होगा। आपने कहा यार ये जो 6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है लेवाइस वालों से, आपने कहा ये जो 6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, इसका ब्रेकअप क्या है, इसमें से कितना पैसा लेट से फिक्स एसेट की फॉर्म में होगा, कितना वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में होगा। उन्होंने कहा देखिए 2 मिलियन ना, जो ये शॉप लेंगे उसकी प्रिपरेशन में लगेगा। 4 मिलियन की इनको हर वक्त इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। 6 मिलियन का ब्रेकअप क्या है, मान लो 2 का फिक्स एसेट एज्यूम कर लेते, और 4 की इन्वेंट्री यानी कि वर्किंग कैपिटल। सही। उन्होंने ये भी कहा था 4 मिलियन की इन्वेंट्री इनको हर वक्त मेंटेन रखनी पड़ेगी, यानी कि जैसे जैसे मटेरियल सेल हो रहा होगा, इन्वेंट्री सेल हो रही, एक सर्टेन डेट पे आपको रीपरचेज करना पड़ेगा, ताकि आप वो पर्टिकुलर इन्वेंट्री को क्या रखें, मेंटेन रखें। पर्टिकुलर इन्वेंट्री को क्या रखना है आपने, मेंटेन रखें। अच्छा भाई, अब आपने लिवाइस वालों से कहा ये जो मेरा दोस्त है राजू, राजू नाम, पूछते का यार ये तो भाग जाता है। आपने कहा काफी पहले आया था हमारे पास, वो सीए से भाग गया था। बोले उससे पहले बहुत भागा, घर से भाग गया था। बोले मैं हर दफा पकड़ के लाया। आपने कहा अगर राजू 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 साल बाद अगर कहता है कि जी आई डोंट वांट टू रन दिस फ्रेंचाइज, आपकी पॉलिसी की वजह से, तो तब भी स्टॉक कितने का बढ़ा होगा, 4 मिलियन का, क्योंकि हर वक्त कितना रखना है स्टॉक, 4 मिलियन। तो उन्होंने कहा मसला कोई नहीं, द डे राजू विल डिसाइड के हमारी फ्रेंचाइज नहीं चलाना चाहता, बोला राजू सिर्फ हमें कॉल करे बस। बोला वैसे तो हम मिस कॉल पे भी काम कर लेते हैं, लेकिन बेहतर है कि कॉल करें। बोला कॉल करे, हमारे लोग आएंगे, सारी इन्वेंट्री राजू से लेंगे, बोला 4 मिलियन का चेक इसके मुंह पे मार दें। अब सुनना, अब मुझे बताओ, अगर वो 1 साल बाद बंद कर दे फ्रेंचाइज, 2 या 3, वो जो वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा हुआ है वो रिकवर हो रहा है, ये से यहाँ प्रोजेक्ट खत्म करो, पैसे लेके चले जाओ, बात के लिए। हाँ, इसमें एक दो बातें। अब बाज बच्चे गहरी सोच के मालिक होते हैं। एक बच्चे ने कहा सर ये बताएं, एक बंदा आ गया राजू के पास, आ गया, उसने कहा ये इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री, अच्छा खासा सामान निकलवा लिया, बिल बना 5 लाख रुपए। राजू ने कहा जी 5 लाख का बिल है, आप कैश देंगे या क्रेडिट कार्ड? नहीं, हम आपको न्यू करेंसी देंगे। तो सवाल ये कि भाई, अब बच्चे ने कहा ये बताएं 5 लाख तो गया, बेडेड हो गया ना बच्चा, तो ये बोल रहा है। वो जो हम कह रहे थे कि क्या होगी, रिकवरी होगी, यहाँ तो क्या हो रहा है, बेडेड हो रहा है। प्लीज सुन ले, अगर वर्किंग कैपिटल के केस में अगर कोई बेडेड नाम की चीज अगर हो रही है, तो एग्जामिनर फिर बताएगा, फिर आपकी रिकवरी 4 मिलियन नहीं होगी, उससे कुछ कम हो। मुझे लगता है वो कराची को ध्यान में रख के ना हमारा एग्जामिनर पेपर बना रहा होता। अब यूके में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कुछ, इसलिए वो कहते नहीं यार जितना लगाएंगे मिल जाए। बोला राजू का ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। तो भाई अगर कभी वर्किंग कैपिटल में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, बेडेड नाम की कोई चीज अगर है, इट विल बी कैटेगोरिकली मेंशन, नथिंग इज मेंशन। तो जितना वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट हो रहा है सारा ही एंड में क्या हो जाएगा, रिकवर। फिर एक और चीज याद रखनी है, वर्किंग कैपिटल की नेचर करंट एसेट की होती है, टैक्स करंट एसेट पे नहीं, टैक्सेबल प्रॉफिट पे देना होता है। वर्किंग कैपिटल की नेचर करंट एसेट की, और टैक्स करंट एसेट पे नहीं देते, किस पे देते,
टैक्सेबल प्रॉफिट। अब सुनिएगा, वर्किंग कैपिटल के साथ आप लोग हमेशा टैक्स पेमेंट के बाद डील करेंगे, क्योंकि बेटा अगर आपने वर्किंग कैपिटल के साथ टैक्स पेमेंट से पहले डील कर दिया, टैक्सेबल प्रॉफिट ही गलत हो जाएगा, टैक्स भी तो गलत होगा फिर। नहीं, एनपीपी के क्वेश्चन में अगर वर्किंग कैपिटल आ रहा है, डील कब करेंगे उसके साथ? टैक्स पेमेंट के बाद। क्योंकि अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करने से पहले वर्किंग कैपिटल को शो करूंगा तो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट इनकरेक्ट आएगा, फिर टैक्स पेमेंट भी नहीं। क्लियर? क्वेश्चन निकालते हैं ताकि इसको पहले शेयर करते हैं। जी मैडम। जितना इन्वेस्ट करते हुए इन्फ्लेशन था, जो लगा है ना पैसा वही रिकवर हो। हाँ, वो एक अलग बात है। वो तो आप सही बोल रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं, शुक्र करें रिकवर हो रहा है। बेटा देखिए, स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, पढ़ लें बेटा। बेटा इसकी एनपीवी निकालनी है, बस ज्यादा नहीं, छोटा सा सवाल। मैसेज आ गया जी, मैसेज। मैसेज एक मिनट पहले इधर आओ। हमारा ग्रुप कौन सा? 31 मार्च 25। अल्लाह अकबर। D1 मार्च। अच्छा भाई, D1 मार्च।
चेक करें बेटा, D1 मार्क्स आ चुका होगा, PDF भी आ गया और ये TS से नेल्सन भी आ गया। हमने कहा चलो यार TS के साथ किसी गोरे का नाम भी डाल देते ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़े। बेटा सवाल अटेम्प्ट करना शुरू करें, लेट्स सी कितना सॉल्व हो रहा है आपसे।